गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज पढ़ रहे हैं विटामिन के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर विटामिन ए के बारे में बात कर लिया था। आज पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में इनके सभी प्रकार के किस किस प्रकार से क्वेश्चन अपियर होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन उत्पन्न होती है, सभी प्रकार की तमाम प्रकार की बातें इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मैंने बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पीडीएफ है वो अपलोड किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मैंने भेज दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दिया हूँ, तो वहां से आप एक बार पीडीएफ को देख ले, लिख ले, साथ ही साथ में यहाँ से आप क्या करें समझ लें। जिन बच्चों को पेड क्लासेस करना है, ये बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9470481681। इसके ऊपर आपका नाम और कॉलेज का नाम लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं प्रोस्पेक्टस भेजूंगा परमिशन के लिए, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये केपी नर्सिंग ऐप है, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, पर डे क्लास आपको वहां पे वीडियो अपलोड रहेंगे। अंडरस्टैंड? सारे डाउट का क्लियर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं विटामिन डी के बारे में। हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल होता है, और कोले कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी 3 है। विटामिन डी का क्या है, ये प्रीकर्सर है, ठीक है। तो केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल क्या है? ये इनका केमिकल नेम है। किसका? विटामिन डी का। एक बात आपको याद रखना है, विटामिन डी कहां से मिलता है? सूर्य की किरणें से मिलता है ना। तो इस प्रकार के इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ये दोनों क्वेश्चन है विटामिन, ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। या यदि कोले कैल्सीफेरॉल आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोले कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी 3 है, और ये क्या है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी है। अंडरस्टैंड? तो कैल्सीफेरॉल या कोले कैल्सीफेरॉल, अब उसको सनसाइट विटामिन के रूप में जाना जाता है, सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि विटामिन डी है वो कहां से मिलता है? सूर्य की किरणें से, अल्ट्रावायलेट रेड से। अब बात करते हैं, सबसे पहले मानव में विटामिन डी का उपयोग दो फॉर्म में होता है। एक तो होता है कैल्सीफेरॉल D2 और कोले कैल्सीफेरॉल D3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन के अंदर विटामिन डी है वो दो फॉर्म के अंदर मिलता है, एक तो D2 और एक D3, ठीक है। D2 का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, और D3 का नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, मतलब इसके अंदर क्या है कि मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन होता है, उस कंडीशन में विटामिन डी नहीं मिलता है, इनएक्टिव रहता है। तो जिसका एक्टिवेशन अंतिम रूप से पीटीएस हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन की उपस्थिति में किडनी के कैल्सीट्रायोल, किडनी के द्वारा जो एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है कैल्सीट्रायोल, जिसको किस नाम से जाना जाता है? 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसके अंदर के रूप में होता है, ये एक्टिव विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इस लाइन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि मानव के अंदर जो विटामिन है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो D2 और एक D3 के रूप में, पहली वाली लाइन। दूसरा है विटामिन डी होता है वो मेटाबॉलिक रूप से क्या होता है? इनएक्टिव रहता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए पीटीएस हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन है, और पीटीएस हार्मोन की प्रेजेंस में जो किडनी के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है कैल्सीट्रायोल है। इस कैल्सीट्रायोल के रूप में होता है, और ये क्या होता है? यहाँ पे एक्टिव होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव विटामिन डी।
को, एक्टिव विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिवेटेड करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? किडनी का कौन सा हार्मोन? कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल, और कैल्सिट्रायोल को किस नाम से जाना जाता है? नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है? 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पीटीएस हार्मोन की उपस्थिति में किडनी से जो हार्मोन निकलता है, रिलीज होता है, कैल्सिट्रायोल, है ना, जिसको किस नाम से जानते हैं? 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इसके द्वारा क्या होता है? वो एक्टिव होता है। इसलिए विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी को किडनी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? ये इतनी बातें आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इससे एंटी रेचिटिक विटामिन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं एंटी रेचिट विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी कमी से कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग नहीं हो पाता है, और जिससे क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जब कैल्शियम और फास्फोरस की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो इस कंडीशन के अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं रिकेट्स, है ना। रिकेट्स के जो प्रॉपर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, किस प्रकार से मरीज की कंडीशन होती है, उसके कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि विटामिन डी को एंटी रेचिट विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये ऑयल सोल्यूबल विटामिन होता है, अतः बॉडी में फैट डिपोट्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विटामिन डी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आता है। अब देखिएगा, इस यहाँ पे इतनी प्रकार की कहानी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? विटामिन डी है, दो फॉर्म के अंदर मिलता है, D2 और D3 के अंदर। ठीक है, दूसरा है विटामिन डी है वो डायरेक्ट इनएक्टिव रहता है, मेटाबॉलिक रूप से इनएक्टिव रहता है, परंतु उसके अंदर पीटीएस हार्मोन की उपस्थिति में किडनी के द्वारा दो हार्मोन है कैल्सिट्रायोल, जिसको बोलते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल के द्वारा ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से एक्टिव विटामिन डी है उसको किस नाम से जाना जाता है? किडनी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ में इस हार्मोन को सनशाइन हार्मोन के रूप में, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी के द्वारा क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको और किस नाम से जानते हैं? एंटी रेचिटिक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? इसकी कमी से, यदि मैं कहूं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का क्या है? डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है? रिकेट्स नामक डिजीज हो जाती है। ठीक है, और ये कौन सा है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अंडरस्टैंड? तो इतनी बातें आपको इसके अंतर्गत क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। आप जानते हैं कि विटामिन डी का जो सोर्सेज है वो क्या है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो स्किन के नीचे जमा होता है, ठीक है ना, स्किन की जो लेयर है उसके नीचे क्या जमा होता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल स्किन के नीचे जमा होता है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रे है वो रिएक्ट करती है और विटामिन डी में बदल जाती है, अतः इसे नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है। बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है नेचुरल विटामिन क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि जैसे सूर्य की रोशनी शरीर के ऊपर पड़ती है तो शरीर की स्किन के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होता है, और उसके ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे है वो उसके ऊपर आएगी तो वो रिएक्ट करेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? विटामिन डी में बदल जाएगा। ठीक है, विटामिन डी में बदल जाएगा और बॉडी को क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो अपने खेत में धूप में काम करे, थोड़ा सा घूम ले, ठीक है,
तो इस प्रकार से इसको किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है, सनशाइन विटामिन होता है, एंटी रेसिटिक विटामिन होता है, उसको नेचुरल विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। एक्टिव विटामिन डी को किडनी विटामिन भी कहा जाता है। इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, याद रखना है। फूड के द्वारा विटामिन डी केवल एनिमल ओरिजिन के फूड में पाए जाते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, मीट, लिवर, फैटी फिश, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल विटामिन डी का सबसे रिसेस्ट सोर्स होता है। बच्चों एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, फिश लिवर ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन डी कौन से किसमें पाया जाता है? तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, फिश लिवर ऑयल रहेगा। ये वेजिटेबल ओरिजिन के फूड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज के अंदर। एक तो सनलाइट हो गया, कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ में फूड के बारे में बात करें तो इसके अंदर फिश लिवर ऑयल होता है, जिसके अंदर रिसेस्ट विटामिन डी पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहां बन जाएगा ये, और एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन डी के क्या फंक्शन होते हैं। विटामिन डी के क्या फंक्शन होते हैं बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, ए फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य कार्य इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन व रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बढ़ाना होता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन बॉडी के अंदर क्या काम करता है। तो विटामिन डी है वो शरीर के अंदर क्या करता है, विटामिन डी का मुख्य काम है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन, और रीनल ट्यूबुलर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। इसका अंदर मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम और फास्फोरस है, तो उस प्रकार से इंटेस्टाइनल के अंदर विटामिन डी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि खाना खाते हैं या कुछ प्रकार से फूड लेते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर विटामिन डी है, वो विटामिन डी है उसका अच्छी तरीके से जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ में रीनल ट्यूबुलर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ब्लड के अंदर से न्यूट्रिएंट होता है, वो न्यूट्रिएंट किडनी पे आएगा और उससे क्या करेगा, फिल्टर करके बाहर निकाल देगा यूरिन के थ्रू। परंतु यहाँ पे क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिसके अंतर्गत रीएब्जॉर्प्शन के अंदर ये जो विटामिन डी है किसका रीएब्जॉर्प्शन करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे बॉडी के अंदर कैल्शियम है और फास्फोरस है उसकी कमी नहीं होगी और रिकेट्स जैसी बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि विटामिन डी का काम ये है। आते हैं कैल्शियम के लेवल को बढ़ाकर बोन के मिनरलाइजेशन या हार्डनिंग को बढ़ाता है। वो बोन को कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के अंदर बोन का मिनरलाइजेशन है ना, हार्डनिंग, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कई कैंसर जैसे स्टोमक का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है आदि की रिस्क को भी कम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये याद रखना है। फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक की बीमारी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है प्राय यंग चिल्ड्रन। देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक तो चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है ये यंग चिल्ड्रन, जिसकी एज ग्रुप के बारे में बात करें 6 मंथ से लेकर के 2 साल में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जब 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक के बच्चे हैं, उनके अंदर यदि विटामिन डी की कमी है तो कौन सा रोग होगा, रिकेट्स रोग होगा। मोस्टली जो रिकेट्स है वो किसके अंदर पाया जाता है, बच्चों के अंदर पाया जाता है। देखो क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, एक रिकेट्स वाली कंडीशन है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले डेवलपिंग कार्टिलेज और नवगठित बोन के अपर्याप्त मिनरलाइजेशन से बोन डिफॉर्मिटीज होना, जैसे कर्व लेग, डिफॉर्म्ड पेल्विस,
पिजन चेस्ट, चिकन ब्रेस्ट, पेक्टस कैरिनेटम, चेस्ट की कंडीशन जिसमें रिकेट्स के कारण स्टेर्नम सामने की ओर निकल जाती है। अब इससे आपको यह प्रतीत होता है कि जब कैल्शियम और फास्फोरस की बॉडी के अंदर कमी होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट कि हड्डियां हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं बनेगी, फ्रैक्चर होने की संभावना रहेगी। दूसरा है जैसे किसी का पैर टेढ़ा है, इस प्रकार से है, एबनॉर्मल है, तो इस प्रकार से बात करें कि कर्व लेग रहेगा, है ना, जो पेल्विस होती है उस पेल्विस के अंदर डिफॉर्मिटीज रहेगी, वो सिकुड़ जाएगी, वो अच्छी तरीके से प्रॉपर रूप से बन नहीं पाएगी। साथ ही साथ में जो चेस्ट है वो पिजन चेस्ट मतलब कबूतर का जो चेस्ट होता है ना वैसे हो जाएगा, ऐसा गोल हो जाएगा। साथ ही इसके साथ में चिकन ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट है वो इस प्रकार से मोटे हो जाएंगे। और उसके बाद में पेक्टस कैरिनेटम, पेक्टस कैरिनेटम जिसके अंतर्गत जो स्टेर्नम है वो क्या है, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक अनुमान लगा सकते हैं कि रिकेट्स वाली कंडीशन के अंदर मरीज कैसा देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। मस्कुलर हाइपोटोनिया, मस्कुलर हाइपोटोनिया कंडीशन होगी, मसल्स है वो क्या हो जाएगी, उसकी टोन है, इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, लूज रहेगा, जैसे ओल्ड एज का पर्सन दिखता है वैसा दिखेगा। टिटेनिक कंडीशन देखने को मिलेगी, आर्म व लेग में इंटरमिटेंट टॉनिक मस्कुलर स्पाज्म का होना जो हाइपोकैल्सीमिया के कारण होता है। बच्चों टिटेनी एक डिजीज है, टिटेनी डिजीज है जिसके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाथ और जो पैर है उसके अंदर स्पाज्म होंगे, उनके अंदर मरोड़े आएगी, जैसे अपन नहीं होता चमकी आता है और एकदम हाथ पैर में अकड़पन आ जाता है। ठीक है, तो स्पाज्म कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, मस्कुलर स्पाज्म बोलते हैं। इंटरमिटेंट मस्कुलर स्पाज्म होते हैं, हाथ ऐसे कड़े हो जाते हैं, पैर इस प्रकार से अकड़न आ जाती है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हो सकता है टिटेनी कंडीशन हो सकती है, दूसरा है पिजन चेस्ट हो सकता है, चिकन ब्रेस्ट हो सकता है, उसके बाद में जो स्टेर्नम है बाहर की तरफ रहेगी, पेल्विक और लेग डिफॉर्मिटीज होने की संभावना रहती है, प्रॉपर रूप से बोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये रिकेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा है मस्कुलर जो टोन है वो टोन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड। दूसरी बात बच्चों ये भी ध्यान रखना है, टिटेनी कैल्शियम की कमी से होता है और कैल्शियम की कमी होती है उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाना, कम हो जाना, नॉर्मल से कम हो जाना, हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। कितना होता है नॉर्मल, 9 से 11 mg पर डेसीलीटर, है ना, ये होता है कैल्शियम लेवल नॉर्मल। अब बात करते हैं रिकेट्स के बाद में दूसरी बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया हेडिंग डालिएगा ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के पीछे मलेशिया लिखा रहता है उसका मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्टनिंग, है ना, मुलायम। हड्डियां क्या हो जाएगी, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन, तो हड्डियां क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ये क्या है, एडल्ट रिकेट्स है। अब यदि रिकेट्स है बच्चों के अंदर तो रिकेट्स रहेगा, परंतु एडल्ट रिकेट्स है तो एडल्ट रिकेट्स किसको बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। हड्डियां क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। एडल्ट में विटामिन डी की कमी के कारण बोन में सॉफ्टनिंग होने के कारण ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ए सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, बोन का मुलायम होना, सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ये वुमेन में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान अधिक होता है। ये महिला है जिसमें प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उस दौरान ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऑस्टियोमलेशिया हो गया, बोन सॉफ्ट हो जाएगी, टूट जाने की संभावना रहती है, फ्रैक्चर होने की संभावना रहेगी। अब डेली रिक्वायरमेंट जिसमें रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन डी अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, मैंने आपको कल भी बताया था, एडल्ट के अंदर 2.5 माइक्रोग्राम 100 इंटरनेशनल यूनिट,
इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर 200 इंटरनेशनल यूनिट और प्रेगनेंसी लैक्टेशन के अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट। अब देखिएगा, ध्यान रखना है, विटामिन डी है जिसमें एक तो बताया है इन्फेंट के अंदर, एक बताया है एडल्ट के अंदर, एक बताया है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट, आयु लिखा हुआ ना, 400 इंटरनेशनल यूनिट या 10 माइक्रोग्राम, यहां लिखा हुआ ना 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम ये होता है। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर कितना, 200 इंटरनेशनल यूनिट या 5 माइक्रोग्राम। उसके बाद में एडल्ट के अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको ये दोनों वैल्यू याद रखना है, इन्फेंट के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है और प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। 200 माइक्रोग्राम और 200 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट, इस प्रकार से आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिएगा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि विटामिन डी, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, विटामिन डी का केमिकल नाम, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, 3-4 प्रकार का मैंने बताया, ठीक है। विटामिन डी है उसका रिसर्च सोर्सेज कौन सा है, विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो ये इस प्रकार से बेसिक बातें हैं बच्चों, आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।